ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरे आज के मेहमान जो हैं एक ऐसे द्रोणाचार्य जो पिछले 14 वर्षों से प्रियदर्शनी ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं और 12 वर्षों से प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ा भी रहे हैं, साथ ही साथ अपने डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर भी हैं। चलिए मुलाकात करते हैं विद नन अदर देन प्रोफेसर भरत ढाक सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या है कहानी भरत सर की? सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इतनी बढ़िया एनर्जी आप में है एंड जैसे कि हम लोगों ने अभी सुना इट इज 1608 राइट जी। एंड इतने सारे आपने इंटरव्यूज लिए, बहुत बढ़िया, गुड एनर्जी एंड इट इज लाइक अ पैशन, आई थिंक सो एंड डेफिनेटली ऐसे ही पैशन सभी में होना चाहिए। मुझ में भी है, मैं भी वही सारी चीजें यहाँ पर करता हूँ। इसीलिए मैं लास्ट 14 ईयर से एलटीजे संस्था में हूँ, लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था में, और लास्ट 12 ईयर से आई एम सर्विंग माई ड्यूटीज हियर इन प्रियदर्शन जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग and I am thankful to my beloved principal sir Dr. Abhay Shende and my HOD Dr. Vijay Balpande ma'am। और अब रहा आपका सवाल का जवाब। मेरी जो जर्नी है एकदम सिंपल है। आई बॉर्न इन वेरी पुअर फैमिली इन नागपुर, completed my diploma engineering and then MTech and right now I am pursuing my PhD in computer science right। लेकिन क्या है कि जर्नी सभी की ऐसी ही होती है, स्ट्रगल, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे अप एंड डाउन ही होते हैं, मेरे इसमें भी हुए। सबसे एक अनोखा किस्सा ऐसा है, मुझे सबसे पहली बार बहुत ज्यादा शॉक लगा कि मैं क्यों इतना गरीब हूँ या फिर क्यों ऐसा हूँ। जब मैंने सबसे पहले जब मैंने डिप्लोमा में जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था जी, मैंने मेरे पापा की पेमेंट की रिसिप्ट मांगी थी। तो एट दैट टाइम इन डिप्लोमा मेरे पापा का पेमेंट सिर्फ 5,000 रुपया था। मैं एकदम शॉक हो गया, यार ये ऐसे कैसे, मेरे पापा ऐसे कैसे, मैं हूँ, मेरे बड़ी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, फैमिली है, इतने सारे लोग हैं, कैसे ये लोग मैनेज कर लेते हैं। मेरे पापा को मैंने पूछा, पापा ये सब ऐसे कैसे? उन्होंने कहा बेटा तू उसकी चिंता मत कर, तू सिर्फ एक ही बात ध्यान में रख कि जिस कंडीशन में हम लोग अभी है इसके ऊपर लेके जाने का पूरा अधिकार और कर्तव्य तुम्हारा है, बस इतना ध्यान में रखना जी। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि नहीं भाई अपने को तो पढ़ाई करना है। मेरे पापा ने वही कहा था कि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप अच्छा बन सकते हो। मैंने पढ़ाई की और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और उसके बाद मतलब पैशन कैसा है कि मेरे पापा ने कहा था कि नोट्स ये सब सारी चीजें पे ध्यान मत दो, बुक्स पढ़ते रहो, बुक्स अगर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। और मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ सर। वैसे ही मैं यहाँ पर कॉलेजेस में आ गया और पढ़ाई करना शुरू कर दिया और टीचर बन गया हूँ। सर आप उस बैकग्राउंड से नहीं है जिस बैकग्राउंड में एजुकेशन देना किसी ने किया होगा। नहीं बिल्कुल। लेकिन ये जो नेचुरली आपके अंदर में ये बात आई पढ़ाने की, सर इसको ये कहाँ से? ये बेसिकली सर मैं थैंक कहना चाहूंगा, मेरा एक फ्रेंड है प्रवीण चन्ने और बाकी भी हमारे ग्रुप मेंबर्स है जैसे देवेंद्र वैद्य है और बाकी तो हम लोगों का एक ग्रुप था डिप्लोमा में। हम लोग एक ही काम करते थे क्योंकि सभी लोग वैसी ही फैमिली के थे जैसे मैं हूँ। हमको पढ़ना भी था और अच्छे नंबर्स भी लाने थे। तो हम लोग क्या करते थे, बुक्स किसी के पास रहती नहीं थी, तो कोई एक बुक खरीद लेता था, बस उसके यूनिट्स बांट लो, एक यूनिट वो करेगा, एक यूनिट वो करेगा, और ऐसे ऐसे हम लोग एक दूसरे को पढ़ाना शुरू करते थे। तो वो होता क्या था, हम लोग जो एक यूनिट पढ़ लेते थे वो वही यूनिट हम लोग दूसरों को भी पढ़ाते थे, तो हमारा तो 2 टाइम्स रिपीट हो जाता था राइट, और बाकी सब लोगों का भी प्रिपरेशन हो जाता था। ऐसा करते करते हमें एक हैबिट लगी कि नहीं हमको पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। तो दूसरों को जब हम लोग पढ़ाते थे तो वो लोग कुछ क्वेश्चंस करते थे, हमारी फ्रेंड्स, तो हमको समझ में आ गया कि बच्चों को क्या चाहिए या फिर बाकी लोगों को क्या चाहिए हमसे, तो हम लोग उस तरह से पढ़ते थे। तो डीप नॉलेज पढ़ाई अगर करना है तो आपको बुक्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। बुक्स से पढ़ाई करो, बुक्स अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप दूसरों को अच्छे से वो डिलीवर कर सकते हो। तो ये जो ये चीज इंटरेस्ट एक डेवलप हो गया हमारा। ये जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस, ये डिपार्टमेंट में कितना एंजॉय करते हैं आप?
हमारा डिपार्टमेंट अगर फ्रैंकली अगर मैं बोलना चाहूंगा तो पूरे कॉलेज में हमारा डिपार्टमेंट सबसे जॉयफुल है और सबसे हेल्दी और सबसे बढ़िया है जी। एंड इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे एचओडी मैम को, डॉक्टर विजया बालपांडे मैम को, जो पूरा डिपार्टमेंट हेल्दी रखती है जी। उतनी स्ट्रिक्ट भी है, लेकिन सब कुछ काम सब करना है, सब डेडिकेशन है, सब कुछ अच्छे से करना, ये डिपार्टमेंट का हमारा काम ही है पहले से। और हम सभी लोग उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर जब आपने पहला दिन अगर आपको याद है जब आप पढ़ाने के लिए आए थे, सर तब के दिन में और आज के दिन में आप में क्या बदलाव आए? मुझ में बदलाव ऐसा अगर मैं बोलना चाहूंगा तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्योंकि मैं मेरा पहला दिन आपको बताना चाहूंगा। मैं जैसे ही ग्रेजुएशन मेरा खत्म हुआ तो मैंने सबसे पहले एमसीए डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ाया जी। अब एमसीए के डिपार्टमेंट के बच्चे ऐसे होते हैं जो जस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, और मैं भी ग्रेजुएशन होने के बाद ही उनको पढ़ाना शुरू कर दिया जी। तो मैंने तो पहले दिन ही ठान लिया था बॉस कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो तो मेरी उम्र के जी, तो हिम्मत तो हारना है ही नहीं और एकदम बिंदास जाना है। नॉलेज हमको है तो हम लोग किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के भी कितने भी क्वेश्चंस आ जाए हम लोग तो आंसर देने ही वाले हैं डेफिनेटली। तो वही एक चीज मैंने हमेशा ध्यान में रखी कि आपको अगर डीपली नॉलेज है किसी सब्जेक्ट का तो आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता। क्योंकि बच्चों में क्वेश्चंस आएंगे कौन से, वही क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं या फिर जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा नॉलेज अच्छा है तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको सारे आंसर ऑलरेडी मिल चुके होंगे। जी सर, उसके बाद एक भूमिका आप प्ले कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की। सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डेफिनेटली। कैसे देखते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को? मैं जब से कॉलेज में लगा था तब से मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। अभी यहाँ पर मैं एक मेंबर हूँ और डिपार्टमेंट का सीएससी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जी। तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसका सबसे पहले एक ही सपना होता है कि मुझे कैसे भी करके कॉलेज के थ्रू कैंपस ड्राइव में मेरा प्लेसमेंट हो जाना चाहिए जी। उसके लिए वो टोटली निर्भर होता है, डिपेंड होता है अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर और बाकी जो भी टेक्निकल टर्म्स हम लोग करते हैं या फिर जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन सभी के ऊपर। वो चाहता है कि डिपार्टमेंट से मुझे कुछ मिले, कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एंड फॉर्चुनेटली हम लोग ये सब करते हैं। हम हमारे कॉलेज में, हमारे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की सारी एक्टिविटीज कराते हैं, लाइक मॉक ड्रिल्स लेना है, इंटरव्यू सेशंस लेना है, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग जो कि किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए लगता है वो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। इवन दो जैसा हमारा सिलेबस है और जो इंडस्ट्री के लिए जो गैप बीच में होती है, इंडस्ट्री में कुछ अलग चीजें चलती रहती है, हमारा जो कोर्स है वो कुछ अलग चलते रहता है, तो जो ये जो गैप को फुलफिल करने का जो काम है वो हम लोग एड ऑन कोर्सेज से करते हैं या फिर हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं बच्चों को। और कभी बहुत मैक्सिमम टाइम हम लोग कंपनीज के जो लोग हैं उनको यहाँ पर इन्वाइट करते हैं, बच्चों से उनका इंटरेक्शन कराते हैं। इवन दो जो हमारे एल्यूमिनाई हैं जो कंपनीज में लग गए हैं तो उनको इनवाइट करके हम लोग उन्हीं के साथ बच्चों का इंटरेक्शन करते हैं, ताकि बच्चों को एक इनसाइट मिले कंपनी का कि कंपनी को क्या करना है, कंपनी क्या चाहती है। तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ग्रुप डिस्कशन लेना है, मॉक इंटरव्यूज लेना है, उनका रिज्यूमे प्रिपरेशन है, ये सारी चीजें हम डिपार्टमेंट लेवल पे करते हैं और हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में भी करते हैं कॉलेज लेवल। सर क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस्म के इंजीनियर्स की तलाश एक्चुअली में होती है? तो ये एकदम ईजी है इसका आंसर। कंपनी चाहती है कि उन्हें सिर्फ कंप्यूटर साइंस का बंदा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिकल का नहीं चाहिए, उन्हें मैकेनिकल वाला नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा इंजीनियर चाहिए जो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर पाए, उसका नेचर क्या है, वो कैसे उसको इनपुट प्रोवाइड करेगा, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएगा, उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, वो कैसे इनपुट अपना प्रोवाइड करेगा। बस उनको ऐसे लोग चाहिए जो विचार कर सके, जो थॉट प्रोसेस लगा सके उस प्रॉब्लम की तरफ, ना कि बस सिर्फ कोडिंग करे। कोडिंग वाले लोग उनको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बंदा उनको नहीं मिलेगा जो थॉट प्रोसेस लगाए किसी प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेचर है वो डेवलप होना स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर 3 किस्म के स्टूडेंट होते हैं जब प्लेसमेंट की बात आती है। एक वो जो इंटरव्यू देते हैं और ज्वाइन करते हैं, एक वो होते हैं जो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनको ऑफर लेटर मिलता है लेकिन उसके बावजूद वो ज्वाइन नहीं करते। सर तीनों के लिए आपके मन में क्या है? देखिए, अब जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन कर लिया हम लोगों ने, तो हमारा हर स्टूडेंट का एक एम होता है कि हमें एक प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, एक नौकरी करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नौकरी नहीं करना जी, उन लोगों को एमटेक करना होता है, एमएस करना होता है, फ्यूचर स्टडी करना है, फर्दर स्टडीज करना है, बिजनेस में जाना है।
तो ऐसे लोगों का एम पहले से फिक्स होता है, वो लोग प्लेसमेंट के तरफ उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो अपने हायर स्टडीज और बाकी के जो प्रिपरेशन है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो इंटरव्यू देना सिर्फ एक तो एक्सपीरियंस एक है। एक्सपीरियंस है उनके लिए, लेकिन हमें चिंता है उन लोगों की जो सही में डिपेंडेंट है प्लेसमेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए, क्या कॉलेज के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर। और रिजेक्शन जब होता है, रिजेक्शन होता है तो बहुत ज्यादा, मतलब क्या बहुत ज्यादा फील होता है। कारण क्या होता है? बेसिकली कैसा होता है सर कि पहले तो कंपनी का, हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है 60%, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो 60% इन 10, 12 एंड इंजीनियरिंग। अगर वो एलिजिबल है देन एंड ओनली ही नीड टू प्रोवाइड हिज रिज्यूमे एंड गोइंग फॉर अ इंटरव्यू। जी। अगर ये सब हो जाता है और अगर इन केस अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो दो कारणों से होगा। एक तो उसका टेक्निकल सही नहीं है, या फिर टेक्निकल में अगर वो राउंड में क्लियर हो जाता है तो उसका एचआर नहीं है, मतलब बाकी का जो लाइक पर्सनालिटी है या फिर कम्युनिकेशन है, ये कहीं अगर लैकुनास हो जाता है, अप डाउन हो जाता है तो रिजेक्शन होता है। और बेसिकली ये रिजेक्शन उन बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा ही है, क्योंकि उससे वो लोग कुछ सीख पाते हैं और नेक्स्ट वाली कंपनी में वो अच्छे से और ज्यादा प्रिपेयर करके अच्छे से जाएंगे और डेफिनेटली प्लेस होंगे। और सर वो जिनको हायर भी कर लेती है कंपनी, वो इंटरव्यूज क्लियर कर लेते हैं और ऑफर लेटर हाथ में रखकर तो उसका कुछ नहीं करते। बेसिकली सर कैसा है ना कि कुछ बच्चों में पैशन होता है कि मुझे बस ऑफर लेटर कलेक्ट करना है। वो इंजीनियरिंग करते रहते हैं और ऑफर लेटर जमा करते रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग, कोई भी आपको पूछेगा आप इंजीनियर हो, कितना कंपनी में प्लेस हुआ, कंपनी में प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, तो वो बोले हाँ हम हो गए प्लेस, लेकिन हमको हायर पैकेज चाहिए था या फिर ये टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी। तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज में प्लेसमेंट के देखते रहते हैं और ऑफर लेटर्स लेते रहते हैं। उनको अगर लगा कि नहीं सही में टेक्नोलॉजी अपने काम की है, फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, अगर वो कंपनी उनको मिल गई तो डेफिनेटली वो लोग डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन सर ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग ऑफर लेटर्स जस्ट टू जस्टिफाई दैट यू आर रिक्रूटेबल, ये आपको हायर किया जा सकता है, लेकिन जो आप फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी अगर हायर कर लेती है तो somebody's loss is somebody's gain, डेफिनेटली है ना सर? तो somebody's gain is also somebody's loss, Somebody's loss. है ना? तो जिनका लॉस हुआ उनका क्या सर? नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है। हम लोग जो बच्चे ऑलरेडी प्लेस हो गए हैं उनको हम लोग कुछ अटेम्प्ट्स होने के बाद, जैसे 2 या 3 कंपनी में अगर उनका प्लेसमेंट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उन्हें चांस नहीं देते। बेसिकली क्या है, जो बच्चे अभी बचे हुए हैं उनका रिक्रूटमेंट हम लोग सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे और उन लोगों को हम लोग बोलेंगे यू नीड टू गाइड योर मीन्स क्लासमेट्स एंड ऑल। तो वो सब सारी ट्रेनिंग में हम लोग उनको एक हिस्सा बना लेते हैं हमारी ट्रेनिंग में, तो वो बच्चे भी हमारे साथ मिलकर उन लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। इन सब चीजों के बीच में भरत सर कितना एंजॉय करते हैं? मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ कि मैं पहले से ही, मेरा एक ही मोटो रहा है कि बच्चों के बीच में जाकर उनको सिखाना है, क्योंकि लर्निंग एंड ये जो टीचिंग एंड लर्निंग जो दोनों प्रोसेस में, मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्रोसेस सेम है और हर इंसान ये सब चीजें करते ही रहता है। वो टीचिंग भी करता है और वो लर्निंग भी करता है। तो मैं तो हमेशा ये सब चीजें करता हूँ। इवन दो ग्रुप डिस्कशन लेना है, मॉक इंटरव्यूज लेना है, बच्चों को कुछ बताना है, वो सब चीजों के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। ये 12 सालों में प्रियदर्शनी जेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो बदलाव हुए हैं उनको देखकर आपको कैसा लगता है? सर इंजीनियरिंग में अभी फिलहाल तो बदलाव ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉलेज में तो बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। कॉलेज ऑटोनॉमस हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। नैक ए ग्रेड है हमारा कॉलेज और डेफिनेटली हम लोग आगे चल के और भी बाकी के जो चीजें होती हैं, एनबीए एंड ऑल, ये सब चीजें करेंगे। लेकिन ऑटोनॉमी की वजह से कॉलेज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही होगा आरटीएमएनयू का जो सिलेबस है और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है वो उसमें बहुत ज्यादा गैप है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग डायरेक्टली किसी भी सिलेबस को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमी राइट नाउ वी हैव दैट पर्टिकुलर पावर टू चेंज द सब्जेक्ट और द सिलेबस। जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, जो इंडस्ट्री को लगता है, वो सब्जेक्ट्स अब हम लोग ला सकते हैं, वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटर्नशिप। पहले हमारे जमाने में या फिर बहुत सालों के पहले इंटर्नशिप नाम की कोई चीज नहीं थी जी। कि लोग जाएंगे इंटर्नशिप इन द सेंस व्हाट स्टूडेंट नीड टू गो टू द कंपनी, दे नीड टू हैव द इनसाइट ऑफ कंपनी एक्सपीरियंस एंड देयर टेक्नोलॉजीज और वो सारी चीजें वो अप्लाई करेगा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ये चीज पहले नहीं थी, तो अभी वो चीज कैरिकुलम में ऐड हो गई है, इवन आरटीएमएनयू के भी और हमारे सिलेबस में भी, हमारे स्कीम में भी। तो हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे अलग अलग कंपनीज के साथ, तो उनके थ्रू भी हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं और बच्चे भी इंटर्नशिप का बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और उसके वजह से प्लेसमेंट का रेशियो बहुत अच्छा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को, बच्चों को समझ में आ जाता है कि उनको आखिर करना क्या है।
उनको Super. प्लेसमेंट के लिए कंपनी को क्या चाहिए उनको समझ में आ जाता है पहले से, तो वो लोग वैसा प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। सर क्या ड्रीम है? व्हाट्स द बिग ड्रीम? भरत सर कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? मेरा तो ड्रीम है कि मैं हमेशा इसी प्रोफेशन में रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बाहर निकले, अच्छे पोस्ट पे जाए, अच्छे कंपनीज में लगे। और मैं सभी बच्चों को एक ही मतलब मेरा सजेशन है कि आप एक अच्छे इंजीनियर तो हो, लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनो। साथ में वो इथिक्स हमेशा साथ में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी करो सोशली करो, सोशल के लिए करो, समाज के लिए करते रहो, तभी वो आपका इंजीनियर होना अच्छी चीज है, अदरवाइज नहीं। सर दिस इज सो इंस्पायरिंग जो आपने बात कही। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उन तक जरूर पहुंचेगी और हमारे देखने वाले शेयर भी करेंगे, और आपकी ये सोच से आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, आप हमें यूं ही इंस्पायर करते रहें। मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। प्लीज हमारे एक सर थे, मतलब मेरे एचओडी थे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, डॉक्टर प्रकाश प्रसाद सर। तो उन्होंने एक ही बात मुझे कही थी कि भारत बेटा तू, मैं उनसे पर्सनली मिला जाकर कि सर अब मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, ऐसा है वैसा है, अब क्या करना है। उन्होंने एक ही चीज कहा कि तुम्हारा आइडियल कौन है। मैंने सर कहा कि आप हो। तो बोले बस आपको एक ही ध्यान में रखना है कि जैसे आपका कोई आइडल है तो आपको हमेशा उसी रास्ते पे चलना है, ट्राई करना है कि आप भी किसी के आइडल बनो। ऐसे ही काम आपको हमेशा करते रहना है। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, उसी चीज से मैं हमेशा आगे फ्लो करते रहता हूँ। सुपर सर, आई एम श्योर आप बहुत जल्दी लोगों के आइडल बनेंगे, और आई एम श्योर आप हैं भी आइडल। आपके जैसे लोग समाज में जब आते हैं तो ये इंस्पिरेशन ही मिलती है, और ये अपने आप में आइडियलिस्टिक है कि आप एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं जहां पर लोग अपनी जीवन को संवारने में लगे हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सुपर। प्रोफेसर भरत ढाक सर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। बहुत सरल है ये कहना कि मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है बनना एक अच्छा इंसान, और वाकई में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी या इंजीनियरिंग पार करना आसान होगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कोई भी आप बड़ी किताब, जो धार्मिक किताबें होती हैं, आप उनको उठा के पढ़ लीजिए, उनमें एक ही बात ईश्वर बार बार उस किताब के माध्यम से आप कहना चाहते हैं, और वो है एक अच्छा इंसान बनने की। और ये बात गलत नहीं है कि, और गलत मतलब ये सवाल गलत नहीं है कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या, ये सवाल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि जब जाएंगे तो तुम्हें याद आएंगे क्या, क्या हम करेंगे कुछ ऐसा काम कि हमारे जाने के बाद दुनिया लेगी हमारा नाम। सवाल है, जवाब आपके पास। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।